हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही डिटेल में पढ़ा था और आज हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ लेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने आपको बताया था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना, वो फर्स्ट लॉ में ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक तरह से रीअरेंजमेंट ही है, जैसे हमने यहाँ छोड़ी थी हमारी प्रीवियस वीडियो। सीक्वेंस में देख रहे हो ना, तो ये क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें W क्या है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है, जो भी मेटल होगा, जो भी होगा आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में, उसका हमें वेट। भाई मैंने आपको बताया था ना, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है कि भाई जो वेट या मेटल जो डिपॉजिट होता है उसका वेट बताने के लिए हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालते हैं। तो ये वेट ही तो है, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। वो किसके बराबर होता है? मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म। जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये जो कि फैराडेज कांस्टेंट है 96,500 इनटू I इनटू T। ये आपका होता था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप अच्छे से फर्स्ट लॉ देख लो, उसके बाद सेकंड पे आना, है ना, क्योंकि सेकंड कुछ है नहीं एक्चुअली, फर्स्ट का ही बस एक रीअरेंजमेंट है। क्या रीअरेंजमेंट है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट जिसको समझ आ गया वो सेकंड तो उड़ा ही देगा आराम से, है ना। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो थोड़ा सा रिवीजन में फर्स्ट लॉ का बता देता हूँ यहाँ पर आपको। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कि जैसे आपका मान लो ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप है जिसमें से दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड ए है मान लो, इलेक्ट्रोड बी है मान लो, है ना, ए और बी दो इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोलाइट में से डिप्ड है, डिप्ड है। यही सेटअप होता है ना, और ऐसे सर्किट के थ्रू कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड। तो ये पूरा सेटअप था। तो मैंने आपको कहा था, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, मान लो ये इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, इसमें से प्योर होके, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक प्रॉपर्टी है कि वो आपका मेटल को प्योर भी करता है, एप्लीकेशन बोल सकते हो आप। तो वो जो ये मान लो जो इलेक्ट्रोड है, इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है, इसमें से प्योर मेटल ऐसे एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड पे, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि जो डिपॉजिट हो रहा है प्योर मेटल, इसका वेट कितना है, ये कैसे मेजर करेंगे, मतलब कितना हो रहा है, ये कैसे मेजर करेंगे, कितना हो रहा है। तो वही जैसे अभी मैंने प्रीवियसली बताया, तो वो जो वेट जो मेजर करते हैं वो हम करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। फिर मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया, तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली जो प्योर मेटल डिपॉजिट होता है दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड के, इसका वेट हम कैसे मेजर करेंगे, वो हम मेजर करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। और ये हमने ऐसी इक्वेशन बनाई थी कि वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अपॉन में है, इसलिए 96,000 अपॉन में, मतलब ये इसका डिवाइडेड है फैराडेज कांस्टेंट इनटू करंट इनटू टाइम, ठीक है ना। ये होता था आपका। और इसी ये कहां से आया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो, तो ऐसा था हमारा ZIT, जिसमें Z क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये कांस्टेंट होता था इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर ये कुछ समझ नहीं आ रहा आपको ये क्या क्या हो रहा है, ये तो पहले फर्स्ट लॉ देख लेना, ये सेकंड लॉ इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो ये था आपका। तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको फर्स्ट लॉ आता है। तो सेकंड लॉ क्या है, मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया। सेकंड लॉ नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का रीअरेंजमेंट है। जैसे ये इक्वेशन बनी आपके फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, तो इसका अगर मैं रीअरेंजमेंट करूँ, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। पहले मैं दोबारा से लिख लेता हूँ हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो इक्वेशन बनी, हमारी इक्वेशन ऐसे बनी, वेट ऑफ अ सब्सटेंस वही निकालते हैं हम। सब्सटेंस मतलब जो भी मेटल है उसका, प्योर मेटल का वेट बराबर होगा मोलार मास के, मतलब वो जो भी सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जो भी है उसका मोलार मास। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपकी पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट,
इनटू करंट इनटू टाइम, है ना। ये इक्वेशन बनी थी हमारी, 2-3 बार लिख दी मैंने, अब तो याद हो गई होगी आपको, ये थी। अब मैं जरा आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके सामने से दो मैं इलेक्ट्रोलिटिक वो ले देता हूँ, सिंपल रीअरेंजमेंट करके दिखा दूं, उससे मतलब नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं ना। तो मान लो ये दो इलेक्ट्रोलिटिक सेटअप मैंने आपके सामने रखे, जिसमें ऐसे आपके इलेक्ट्रोड रखे, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप, सुनते जाओ। और ये सर्किट से कनेक्टेड है, ये भी सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर जो मेटल प्योर हो रहा है, उस मेटल का नाम मान लो अगर मैं 1 दे देता हूँ, तो यहाँ जो डिपॉजिट हुआ मेटल या जो भी सब्सटेंस है, उसका वेट मैं W1 मान लेता हूँ। वही जो मेटल है उसका नाम मैंने 1 मान लिया, मेटल इज इक्वल टू 1, मेटल 1 मेटल 2 ऐसे ना, मेटल 1, तो उसका जो वेट डिपॉजिट हुआ, ये जो डिपॉजिट हुआ, यही तो वेट हम कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से, वेट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वेट 1 मान लिया, 1 मतलब मेटल 1 का वेट। और ये जो सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसमें मान लो मेटल 2 है जो डिपॉजिट हो रहा है, ये जो डिपॉजिट हो रहा है ये मेटल 2 मान लो, तो इसका वेट हम W2 मान लेते हैं, बस नाम दे दिया, अभी तो हमने घबराने वाली बात नहीं, मेटल 1 मेटल 2, तो इसका वेट W2 लिखते हैं, ये मेटल 2 है ना, इसलिए इसका वेट W2 लिखते हैं, और कुछ नहीं, बस ये नाम है। और आपको पता है कि करंट और टाइम जो है ये सर्किट्स में बह रहा है, तो ये जो सर्किट में जो बह रहा है, ये करंट दोनों में सेम है, इसमें भी आई है मान लो, इसमें भी आई है, और उतने ही टाइम के लिए, मान लो ये भी T सेकंड्स के लिए बह रहा है करंट, और ये भी T सेकंड के लिए बह रहा है, मतलब कि दोनों चीजें, ये आई टी और ये तो कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट, ही क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, क्या है ये, फैराडेज कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है। और मैंने बता दिया कि आई और टी दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में सेम है, आई और टी सेम है, तो ये पूरा का पूरा सेम हो गया दोनों में, तो हमारा बस ये बचा, तो ये पूरा कांस्टेंट ही हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा कांस्टेंट ही हो गया, क्योंकि ये तो फैराडेज कांस्टेंट है और ये आई और टी दोनों में सेम है। तो अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंपैरिजन करूं, इस इक्वेशन में अगर मैं रीअरेंजमेंट करूं, जैसे कि मान लो ये जो मोलार मास है ये मैं इधर ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, ऊपर क्या है वेट, और ये मोलार मास मैंने उधर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वेट अपॉन मोलार मास, वेट अपॉन मोलार मास, ठीक है। एक सेकेंड, वेट अपॉन मोलार मास नहीं, एक सेकेंड ध्यान से देखो, ये जो मोलार मास अपॉन एन है ना, आपको प्रीवियस वीडियो में याद है मैंने आपको क्या बताया था, ये मोलार मास अपॉन एन जो है ना, इसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, उसको भूल जाओ जो मैंने भी बताया था, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। देखो मैंने आपको बताया आई यानी करंट दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम है, टाइम सेम अमाउंट के लिए है। अब लेकिन ये जो है मोलार मास मतलब एन, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट तो दोनों का अलग अलग है, इक्विवेलेंट वेट दोनों का अलग अलग होगा। तो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं इस वाले का E1 मान लूं, वेट ऑफ अ सब्सटेंस W1 है, तो इक्विवेलेंट वेट मैंने E1 मान लिया, इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलार मास मतलब अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका इक्विवेलेंट वेट मैं अगर E2 मान लूं, तो इस पूरे को मैं अगर इक्विवेलेंट वेट में मान लूं और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंपैरिजन करूं, तो क्या होगा, मान लो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यही वाली इक्वेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 में क्या बनेगी, W1 मोलार मास अपॉन एन क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ये बता रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन एन। तो ये इक्वेशन इस वाले सेल के लिए बना रहा हूं अभी सब, W1 इज इक्वल टू E1 लिख दिया मैंने, इक्विवेलेंट वेट इनटू 96,500 इंटू आई इंटू टी, ये इक्वेशन बन गई इस वाले सेल की। ऐसे इस वाले सेल की इक्वेशन क्या बनेगी, येलो कलर से बनाया था ताकि आपको दिखने में इजी हो जाए, तो वेट 2, इसमें वेट ये जो सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ उसका वेट 2 माना, इक्विवेलेंट वेट E2 मान लिया, और ये तो सेम ही है 96,500 इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो ये दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो आप एक चीज देख रहे हो, मैंने आपको ये चीज बता दिया, गिवन कर दिया ये कि करंट और टाइम दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम है, करंट और टाइम दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ये दोनों चीजें दोनों में सेम है, और ये तो कांस्टेंट है, तो यानी ये पूरा सेम है, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये पूरा सेम है, तो ये कांस्टेंट ही हो गया। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंपेयर करूं, तो क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू
E1, ये हो गया W1 इज इक्वल टू E1 और ये हो गया W2 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो ये हो गया W1 इज इक्वल टू E1 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये हो गया W2 इज इक्वल टू E2, ये कांस्टेंट है। तो अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तो मैंने 2 के एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर सीरीज में हो तो हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि अगर ये मैं E1 को, W1 और E1 को अगर मैं ऐसे रेशियो ले लूं, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, और ऐसे WN अपॉन EN तक चलता रहेगा। मतलब अगर सीरीज में से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट और सेम टाइम के लिए करंट बह रहा है, बस उनका वेट अलग है और इक्विवेलेंट वेट यानी कि मोलार मास अपॉन n अलग होगा, तो आपका क्या होगा? अगर उनका मैं रेशियो लूं तो ये ऐसे कांस्टेंट चलेगा क्योंकि ये सब सेम है। तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, E1 E2 क्या है? सब इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो आपकी जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, समझ लो। तो W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2 अगर इन दोनों सेल की बात करें, और ऐसे n नंबर ऑफ सेल की बात करें तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 डॉट 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 WN अपॉन EN। बात समझ में आ गई? तो फैराडेज कंक्लूड करता हूं मैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंक्लूड कर देते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेट मी कंक्लूड इट। तो ये ऐसे है कि जैसे हमारी फर्स्ट लॉ में इक्वेशन बनी थी, वेट इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूं, या तो जानी चाहिए आपको अब तक, मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय बोल रहा हूं अपॉन में इसलिए, इनटू करंट इनटू टाइम। ये हमारी इक्वेशन, मतलब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन थी। तो जब मैंने आपको बोला जैसे कि अगर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, मैंने आपको बोला कि उनका करंट भी सेम है, टाइम भी सेम है, और उनका वेट और ये जो चीज है ना, मोलार मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये ध्यान रखो। तो अगर मान लो ऐसे बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रखे हुए हैं तो उनमें W1 W2 W3 ये सब की वैल्यू क्या आएगी? मान लो इसमें क्या आएगी? इसमें आएगी W इज इक्वल टू ये E और ये E1। मान लो अगर 2 सेल की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं, तो E1 और ये सब में कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो W1 इज इक्वल टू E1 क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है। तो ऐसे आप n नंबर के लिए कैसे कर सकते हो? अगर इसको मैं यहाँ अपॉन में ले जाऊं तो W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2 इक्वल्स टू डॉट 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 WN अपॉन EN। बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है, यहाँ सिर्फ गणित की बात है। बस आपका समझने की बात है, अगर आपकी गणित कमजोर भी है, मैथ्स कमजोर भी है, तो यहाँ इतनी चीज समझ लो कि जो वेट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो पहला सेल है, वेट ऑफ अ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इक्वल टू वेट ऑफ अ सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे चलता चला जाएगा कांस्टेंट, कितने भी सीरीज में लगे हुए। जैसे यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपको एग्जांपल लिया कि भाई वेट ऑफ दिस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। ये देखो 2 के केस में ऐसे हो गए, n नंबर ऑफ केस में ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे n नंबर ऑफ केस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इक्विवेलेंट वेट में आपको बता चुका हूं मोलार मास अपॉन n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अलग चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको और डिटेल में समझना तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में मैंने अच्छे से और एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी पे बेस आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो ये आपके सामने पढ़ो, इसको लिखा हुआ है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 0.1287 एम्पीयर फॉर 50 मिनट्स। और हमें एटॉमिक मास दे रखा है कॉपर का, मतलब मोलार मास दे रखा है कॉपर का अप्रोक्सीमेटली 64। और हमें 2 चीजें बतानी है, एक तो कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है और दूसरा हमें मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड बताना है। मास ऑफ कॉपर मतलब वही वेट बताना है। तो वेट बताने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसी से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो जो जो दे रखा है वो देख लो। हमें दे रखा है कॉपर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस हुआ उसके अंदर, तो वही
हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वही काम चल रहा है। और हमें बताया कि उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में जो सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें करंट कितना है इतना, तो करंट हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। करंट है 0.1287 एम्पियर। आराम से जो चीज दे रखी है वो लिखते जाओ। कितने टाइम के लिए 50 मिनट, तो हम सेकंड्स में कर लेते हैं सारी चीजें। तो 50 मिनट्स को जब सेकंड्स में करोगे तो टाइम हो जाएगा 50 इंटू 60 जो कि होता है 3000। तो टाइम हो गया आपका 3000 सेकंड्स। 3000 सेकंड्स आपका टाइम हो गया। और एटॉमिक मास कॉपर का दे रखा है, यानी कि मोलर मास ही, एटॉमिक मास बोल लो या मोलर मास बोल लो, मोलर मास ऑफ कॉपर हमारा दे रखा है 64। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी है। तो हमसे पहली चीज पूछ रहा है कि राइट द कैथोडिक रिएक्शन। कैथोड क्या होता है, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है हमेशा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर की गेनिंग की बात हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट का जो कैथोडिक रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन जैसे हम लिखते थे ना गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल रिएक्शन है या वैसे, तो वैसे कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है। और कैथोड पे क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉपर का 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने प्योर कॉपर सॉलिड मेटल बनाया। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ये कैथोडिक रिएक्शन ही तो है। ये देख लो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है हमेशा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। और रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बन गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ कॉपर। जो भी कॉपर ये डिपॉजिट हुआ है, जो कॉपर है ये जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, इसका मास कैलकुलेट करो। तो हमें पता है मास हम कैलकुलेट कैसे करते थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। तो उसकी इक्वेशन क्या थी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, मास यानी कि वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, या फिर आप बोल सकते हो डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू, इनटू करंट इनटू टाइम। तो हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, वैल्यू पुट करना है बस आपको, कर दो। मोलर मास क्या है, ये रहा कॉपर का, कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ अ कॉपर डिपॉजिट, और कॉपर का मोलर मास क्या है 64। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से कर देता हूं उसको सॉल्व, एक सेकेंड। मोलर मास दे रखा है हमें 64 अपॉन एन क्या नंबर ऑफ मोल, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, ये देख लो 2, तो अपॉन 2 इनटू, बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ये हमारी जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो हमारी इक्वेशन थी या फॉर्मूला बोल लो जो बोल लो, ये वेट मेजर करने का कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ, उसकी जो इक्वेशन थी बस उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। मोलर मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, कोई कॉपर में Cu2+ आयन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हुआ होगा, ये कॉपर सॉलिड बन गया ना। तो मोलर मास 64, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये रहा फैराडेज कांस्टेंट लिख रहा हूं 96,500। करंट की वैल्यू भी दे रखी है 0.1287 एम्पियर। और टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया था, मिनट में दे रखा था 3000। इसको सॉल्व कर दो आप। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आपका वही आपका मास होगा। तो मास आपका ग्राम में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ सेकंड में बात करी है तो ग्राम में बात होगी, तो आपका ग्राम में मास आ जाएगा। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 0.128 ग्राम आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आपका आंसर सेकंड का, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपको डाउट हो तो पूछ लेना, टेक केयर।